नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम। यहां पर हम चर्चा करेंगे सचिन पायलट के बारे में। उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया उसमें ऐसा लगा कि उनकी रिक्वेस्ट ज्यादा थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान एक बार फैसला तो ले, मुख्यमंत्री पद को लेकर वो कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी कई बार पेश कर चुके हैं और कल भी वो अपने जो सुर हैं उसमें यही कहते हुए नजर आए। हालांकि जो तेवर उनके बीते दिनों की अगर बात करी जाए तो काफी गर्म थे, फिलहाल ये तेवर नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये भी निकाला जाए कि गहलोत एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करते हुए नजर आएंगे? और सचिन पायलट की अगर बात करी जाए तो ये जो उनका सपना है फिलहाल सपना ही रह जाएगा। सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्यों वो जो कांग्रेस के खिलाफ बगावती सुर नहीं अपना रहे हैं। पार्टी छोड़ने के तमाम ऑप्शन है। हनुमान बेनीवाल पहले ही कह चुके हैं कि आप अपनी पार्टी बनाइए, हमारी तरफ से पूरा समर्थन रहेगा। आप हमारी पार्टी में आना चाहते हैं तो भी आप आ सकते हैं। और बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी तक तमाम ऐसे ऑप्शन हैं जो एक बार अगर पायलट ऐलान कर दे तो तमाम जो पार्टियां हैं उनका स्वागत करती हुई नजर आएंगी। लेकिन ऐसी क्या पायलट की मजबूरी है जिसको लेकर वो कहीं ना कहीं बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में वो नहीं करके दिखा रहे हैं जो सिंधिया ने मध्य प्रदेश में करके दिखाया। उसके बाद उन्हें उड्डयन मंत्री का एक बड़ा पद मिला था। मेरे साथ खास सहयोगी कशिश हैं, उनसे इन तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल यही रहेगा कि पायलट की आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि वो पार्टी में कभी नरम दिखाई देते हैं, कभी गरम दिखाई देते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से वो रिक्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, दरख्वास्त करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या अब ये मान लें कि पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? देखिए, इस बात की चर्चा हमने काफ़ी बार की और कहीं ना कहीं अब संभावनाएं जो है पायलट के सीएम बनने की वो पूरी तरीके से खत्म होती नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर गहलोत का भी बयान सामने आया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और ऐसे बहुत सारे नेता निकल कर सामने आए थे कि गहलोत ही सीएम बनेंगे और गहलोत के नेतृत्व में ही होगा। आप ये देखिए इतनी बड़ी बात यहाँ पर कि जब पायलट ने बगावत की थी 2020 में, उसके बाद उन पर कार्रवाई करने की मांग लगातार उठ रही थी और उस बगावत को आज भी याद किया जाता है। लेकिन गहलोत के विधायकों ने जब 25 सितंबर 2022 को बगावत की, उसमें से 3 मंत्री सबसे ज्यादा अहम थे, तो उन पर यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद माफ तक कर दिया गया। इससे 91 विधायक की बात की गई और उसके बाद जब जांच पड़ताल हुई, जब कोर्ट तक मामला पहुंचा, तब सामने आया कि नहीं 91 नहीं 81 विधायक थे। तो इतनी लापरवाही यहाँ देखने को मिली। यानी कि गहलोत का बोलबाला जो है पार्टी में वो काफी ज्यादा है, काफी बड़ा है और पायलट की इसलिए नहीं सुनी जाती। साथ ही साथ देखा जाए कि सवाल भी जनता के मन में जरूर उठेगा कि यहाँ पर महेश जोशी पर तो कार्रवाई हुई है, तो उसकी सच्चाई भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पर महेश जोशी के पास 2 पद थे, उसमें से उन्होंने एक पद को छोड़ा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है उस पर। ये मैं आपको साफ कर दूं यहाँ पर, क्योंकि जब यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी अध्यक्ष बन रहे थे पार्टी के, तो उस समय पर भी देखा गया था कि यहाँ पर उनके पास 2 पद थे, उन्होंने एक पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर गहलोत से कोई सीएम पद छीनना ही नहीं चाहते, क्योंकि गहलोत ने कहा कि हमने पहले भी एक मिशन तैयार किया था, वो मिशन कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता नजर आया था, इसलिए यहाँ पर गहलोत को आगे बढ़ाया जा रहा है और पायलट को नहीं। तो साफ तौर पर फिर ये माना जा सकता है कि अगर पायलट मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो गुर्जर समाज से लेकर तमाम ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं फिलहाल गहलोत सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं और इसका फायदा क्या बीजेपी और आम आदमी पार्टी उठाते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ये माना जा सकता है, क्योंकि अगर हम बात गुजरात की करें, गुजरात चुनाव हर किसी ने देखा और सबको शायद मालूम ही था पहले से कि यहाँ पर बीजेपी पार्टी ही जीत हासिल करती नजर आएगी। लेकिन ये नहीं पता था किसी को कि कांग्रेस पार्टी का हाल इतना बेहाल हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुए तो 77 सीटों पर यहाँ पर पार्टी आई थी और 99 सीटों पर गुजरात में पार्टी बीजेपी की आई थी। 20 सीटों का फर्क था, ज्यादा फर्क नहीं था। उसके बाद बीच में राहुल गांधी अपनी यात्रा को छोड़ गुजरात पहुंचे, उन्होंने वहां जाके बयानबाजी की। उसके बाद तो ऐसा लगा कि हाँ, कांग्रेस पार्टी इस बार मौका मार जाएगी। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को नुकसान आम आदमी पार्टी की वजह से हुआ। जो यहाँ पर सुविधाएं देने की बात कांग्रेस ने की थी, वही सारी चीजें यहाँ पर आम आदमी पार्टी कर रही थी। जो यहाँ पर जिस समुदाय को साधने की कोशिश कांग्रेस ने की, उसी को यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भी की। तो नॉर्मल सी बात है कि इससे भारी नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ा और सिंगल डिजिट पर ही सिमट कर रह गई। और यहाँ पर भारी अखंड प्रचंड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो जीत यहाँ पर बीजेपी ने हासिल की। तो यहाँ पर अगर देखा जाए राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। यहाँ पर सरकार रिपीट कराने की एक तरफ बात कर रही है कांग्रेस पार्टी और कहीं ना कहीं देखा जाए आम आदमी पार्टी में मैदान में कूद रही है। उधर असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में कूद रहे हैं, मायावती भी मैदान में है, अखिलेश भी मैदान में है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो होगा वो नुकसान कांग्रेस पार्टी को ही होगा, क्योंकि सब लोगों की नजर यहाँ पर मुस्लिम समुदाय पर है, दलितों पर है, पिछड़ों पर है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने एक बार भी नहीं कहा कि हमें इस समुदाय के वोट चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है और कहीं ना कहीं उन्हें
सोचना पड़ेगा फिर। बिल्कुल, एक छोटा सा जो है वो सवाल और उसका छोटा सा जवाब चाहूंगा, क्या पायलट जो है वो बगावती सुर नहीं अपनाएंगे? क्या पायलट को किसी बात का डर है? शायद उन्हें इस बात का डर है कि अगर वो किसी और पार्टी में जाएंगे तो वहां उन्हें इस तरीके का बड़ा सम्मान नहीं मिलेगा। देखिए, बड़ा सम्मान तो उन्हें कांग्रेस पार्टी में भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी कहा था कि इतनी बेइज्जती क्यों सही जा रही है, इतना जहर का घूंट क्यों पिया जा रहा है, ये बात आम आदमी पार्टी ने उनके लिए कही थी। तो नॉर्मल सी बात है कि वो यहाँ पर बगावत नहीं करेंगे, ये बात तो अभी तक साफ मानी गई है, क्योंकि पायलट ने कहा था कि कुछ भी हो जाए वो बीजेपी कभी ज्वाइन नहीं करेंगे और अपनी पार्टी को धोखा भी नहीं देंगे। वो अपनी पार्टी के लिए लगातार काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, और इसी चीज को लेकर उन्होंने कहा कि अभी सीएम पद उन्हें चाहिए, लेकिन वो खुद से अपने मुंह से एक बार भी बोलते नजर नहीं आए कि मुझे सीएम पद चाहिए। अपने समर्थकों द्वारा बुलाते, जिस दिन उनके विधायक ज्यादा हो गए, तादाद बढ़ गई विधायकों की, उस दिन वो जरूर पार्टी से बगावत कर लेंगे। बिल्कुल, तो ये जो है एक बड़ा यहाँ पर पॉइंट बताया कि अभी फिलहाल अगर विधायकों की बात करी जाए तो कम ही लोग उनके समर्थन में हैं, लेकिन अगर अशोक चांदना से लेकर और ऐसे विधायक कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ते हुए नजर आते हैं। तो जिस तरीके से सिंधिया ने बगावत करी थी, पायलट भी बगावत करते हुए नजर आएंगे। एक खास वीडियो है, ये आपको दिखा रहे हैं, और पायलट ने क्या कुछ कहा है जरा देखिए। कि ईडी ने कुछ छापे डालने की कोशिश करी है रायपुर में। अब छत्तीसगढ़ में 2 दिन के बाद कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होगा, राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। तो ये एजेंसीज का जो दुरुपयोग है और लोगों के अंदर एक भय बिठाने की जो कोशिश केंद्र सरकार कर रही है, बहुत निंदनीय है। और पार्टी के खिलाफ इस प्रकार की जो कार्रवाई करने की इन्होंने आज पहल करी है, वो अपने आप में बहुत समझता हूँ मैं दुर्भाग्यपूर्ण है। और इन बातों से, इन हथकंडों से कांग्रेस पार्टी का डरने वाली नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये जानबूझ के किया गया है। अधिवेशन से ठीक 2 दिन पहले रायपुर के अंदर जो आज उन्होंने सुबह सुबह कार्रवाई करी है, वो इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं वो घबरा रहे हैं कि कांग्रेस और मजबूत होती चली जा रही है, और कार्यकर्ताओं नेताओं को दबाव में रखने की एक रणनीति मुझे लगता है केंद्र सरकार की है। नहीं, मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ, जो नौजवान हैं उनकी चिंता हमको बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, और इस प्रकार के जो घटनाएं कभी हुई हैं उस पर जो कदम सरकार ने उठाए उसके अलावा और भी उठाने चाहिए, ताकि जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, जो इस पूरे मास्टरमाइंड हैं, इस पूरे षड्यंत्र के, उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बार बार नौजवानों का अगर विश्वास टूटता है, उनका अगर इकबाल ख़त्म हो जाएगा सिस्टम के अंदर, तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली पीढ़ी को आएगी। तो नौजवानों को प्रोत्साहित रखने के लिए, उनके हौसले बुलंद रहें, उनका विश्वास बना रहे इस व्यवस्था के अंदर, ये बहुत ज़रूरी है। वो संगठन ऐसा है, चुनाव तो भी मैं कल मेघालय जा रहा हूँ, परसों में कर्नाटक में था, चुनाव वहाँ पर भी हैं, नागालैंड में भी हैं, और कर्नाटक में मई में होंगे। उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तीनों स्टेट्स के चुनाव हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेस पार्टी के लिए। और मुझे लगता है कि जो अब तक हम लोगों ने काम किया है, आने वाले 9 महीने बचे हैं, इसमें हम लोगों को पूरी ताकत के साथ उतरना पड़ेगा, और अगर अच्छा तालमेल रहेगा तो ये परिपाटी हम तोड़ सकते हैं। मैंने जो राजस्थान के संदर्भ में अपने सुझाव आलाकमान को दे रखे हैं, उस पर कुछ कार्रवाई उन्होंने करी है, और मैं समझता हूँ आगे करने की ज़रूरत है। और 23 में जो चुनाव होंगे उसमें हम लोग जीत सकते हैं, और आगे क्या करना है इसका निर्णय कांग्रेस पार्टी को करना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी सही समय पर सही निर्णय लेगी। इसका जवाब तो प्रभारी महोदय दे सकते हैं, जो हमारे पास प्रभारी हैं। वो मेरी और आलाकमान की बात है। भाई मैं कह रहे कि आप कहीं और जाइए चुनाव लड़ने के लिए। भाई मैं तो कहता हूँ ऐसा है, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हर एक को अधिकार है अपने भाषण देने का, अपनी विचारधारा को प्रचलित करने का, अपने संगठन को मजबूत करने का और चुनाव लड़ने का, और सभी का स्वागत है, इसमें किसी को रोक नहीं है। लेकिन सवाल तब उठता है कि चुनाव से ठीक पहले आप यहाँ पर आएँ, चाहे ओवैसी जी हो चाहे कोई भी हो, सबका स्वागत है। आप आइए, अपनी बात को रखें, अंतिम निर्णय मेरी बात सुनेंगे, अंतिम निर्णय जनता को करना है, कौन से लोग, कौन से नेता, कौन सा प्रत्याशी, कौन सी विचारधारा उनको पसंद है। और ये बात मैंने अभी कही कि प्रधानमंत्री जी को दौसा की याद आई चुनाव से पहले, ओवैसी साहब को टोंक की याद आई चुनाव से पहले। तो हम सब जानते हैं कि वो चुनाव से पहले कौन सा नेता किसको टारगेट करके काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है लोगों के ऊपर, और राजस्थानी जनता ने मुझे दशकों से आशीर्वाद दिया है, आगे भी देंगे। वो कह रहे हैं आपका सपना पूरा नहीं होगा।